गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है यूजेटी। तो आज के इस वीडियो में हम यूजेटी के बारे में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है और उनके साथ कुछ टर्म्स जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को यूजेटी के बारे में हम इसी वीडियो में समझ जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो के बाद आपको यूजेटी के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो यूजेटी का डेफिनेशन क्या होगा? ये वो डेफिनेशन है जो कि आपको चलते फिरते आपके प्रोफेसर या वाइवा में आपके प्रोफेसर जो है पूछ लेते हैं कि बताइए जी यूजेटी क्या होता है। एक सिंपल जो एक सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज़ यूजेटी एक लाइन में। तो वो लाइन है यूजेटी इज़ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ ओनली 1 पीएन जंक्शन। ठीक है, कितना सिंपल था डेफिनेशन। यूजेटी जो है ये है यूजेटी का एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक चैनल लेते हैं। ये जो चैनल है पूरा पूरा जो होता है ये चैनल होता है। ठीक है, उसमें जो है एक पी टाइप मटेरियल को जो है डिफ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यूजेटी इज 3 टर्मिनल, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। तो हो गया ना 3 टर्मिनल। ठीक है, यूनि जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। दूसरा विथ ओनली 1 पीएन जंक्शन यानी कि एक पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए जंक्शन जो है वो ऐसा पॉइंट होता है, पीएन जंक्शन जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी टाइप मटेरियल यहाँ पर है, एन टाइप मटेरियल यहाँ पर है, तो ये मिलते कहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो ये हो गया एक जंक्शन। ठीक है, नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, यहाँ हो गया एन पी एन। ठीक है, एन पी एन ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर देखिएगा 2 जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन यहाँ ये हो गया। लेकिन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक खासियत यही है कि वो जो है इसमें एक जंक्शन होता है। तो ये था उसका डेफिनेशन। अब देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कि हम यूजेटी को जो है एज अ सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक उसका सिंबल पहले से ही बना लिया है। एक जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है, ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये हो गया एमिटर। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर का। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन है एमिटर एक होता है, देखिए यहाँ पर देखिए इसे हम कहते हैं B2, इसे कहते हैं B1। ये टर्मिनल जो है उसे हम लोग कहते हैं एमिटर टर्मिनल। ठीक है, B2 जो है वो स्टैंड करता है बेस 2 के लिए, ये होता है बेस 1 के लिए। इस चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे जब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तब। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इसका ऐसा है कि ये जो एमिटर टर्मिनल है वो बेस 1 की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, एमिटर जो है वो बेस की ओर झुका हुआ होता है क्योंकि करंट जो है वो एमिटर से बेस 1 की ओर फ्लो हमें करवाना पड़ता है यूजेटी के एक परफेक्ट वर्क के लिए। तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजेटी। तो यूजेटी जो है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो जो चैनल इज फॉर्म्ड ऑफ एन टाइप, जो चैनल होता है उसे फॉर्म करते हैं हम एन टाइप से, विच इज़ लाइटली डॉप्ड। मतलब कि जो एन टाइप है, ये जो एन टाइप का चैनल है उसका जो डॉपिंग होगा वो होगा लाइटली। अच्छा, डॉपिंग लाइटली का मतलब क्या है कि इसमें जो इम्प्योरिटी मिली होती है ना, वो इम्प्योरिटी का अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइटली डॉप्ड एंड पी टाइप मटेरियल इज इन्फ्यूज्ड ऑन इट। ठीक है, अब पी टाइप मटेरियल जो है उसी चैनल पर हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं। तो पी टाइप मटेरियल इज़ हाईली डॉप्ड, ये चीज़ को याद रखिएगा। एन चैनल जहाँ पर लाइटली डॉप था, ये जो चैनल है ये लाइटली डॉप होगा और ये जो पी टाइप मटेरियल है उसमें हम जो इन्फ्यूज़ किए हैं, डिफ्यूज़ किए हैं, वो जो है हाईली डॉप्ड होता है। यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन चैनल में जो इम्प्योरिटी है। चलिए अब देखते हैं इसे कंस्ट्रक्शन में और क्या लिखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो कुछ बेस 1 और बेस 2 के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा बताया है। बेस 1 एंड बेस 2 आर टेकन फ्रॉम द चैनल। जो बेस 1 और बेस 2 है उसे हम चैनल से लेंगे। ठीक है, उसे आप यहाँ पर बेस 2 नहीं ले सकते, उसे हमें चैनल से लेना पड़ेगा। थ्रू द ओहमिक कॉन्टैक्ट and emitter taken from the heavily doped p-type material।
यानी कि पी टाइप से हम लोग एक जो टर्मिनल लेंगे वो होगा एमिटर टर्मिनल। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके वर्किंग को देखने से पहले आपको कुछ टर्म जो है वो पता होने चाहिए। यूजेटी के वर्किंग को देखने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या है? वो टर्म है इंटर बेस रेसिस्टेंस क्या होता है एंड इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये अगर मैं इससे अंदर, मतलब कि ये तो एक सिस्टम है ना, उसके अंदर में अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस हो गया, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ RB2, इसे नाम दे देता हूँ RB1। B2 क्यों? क्योंकि ये बेस 2 के टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। अब B1 क्यों? क्योंकि ये B1 टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और आपको देखने में लगता होगा कि मैंने जो पी टाइप मटेरियल को है उसे B2 की तरफ ज़्यादा बना मतलब कि B2 के ज़्यादा करीब है। देख करके लग रहा होगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जो इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें पी टाइप मटेरियल जो होता है वो B2 की ज़्यादा करीब होता है। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसे B2 के ज़्यादा करीब कर दूँ तो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। कैसे? रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? वो लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। एक नॉर्मल जो मतलब बताऊँ अगर मैं आपको, तो एक नॉर्मल केस में ये जो रेसिस्टेंस होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस होगा उसका 40% जो है वो RB2 होता है और 60% जो है वो RB1 होता है। ठीक है, ये एक मतलब फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन करीब करीब इसी के आसपास का ये रहता है। ठीक है, चलिए, इंटर बेस रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये था बेस 1 बेस 2। इंटर बेस के नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेस 1 और बेस 2 के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इंटर बेस रेसिस्टेंस। तो द रेसिस्टेंस बिटवीन द बेस 1 B1 एंड B2 आर कॉल्ड इंटर बेस रेसिस्टेंस। यानी कि रेसिस्टेंस जो इंटर बेस होता है वो क्या है? ये B2 और B1 के बीच का रेसिस्टेंस। तो क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है दोनों रेसिस्टेंस, तो सीरीज का रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं सिंपल। तो सिंपल RBB जो हो गया, मतलब कि बेस 1 बेस 2, ठीक है, दो बेस के बीच का रेसिस्टेंस वो होगा RB1 प्लस RB2। ठीक है, इंटर बेस रेसिस्टेंस सिंपल था। अब आता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या है उसे समझने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें जो करंट फ्लो करवाना है वो कहाँ से करवाना है? एमीटर से करवाना है बेस 1 की ओर। तो हमें इनके बीच में एक सेल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल, आइए हमने एक जोड़ा। ठीक है, यहाँ से भी हम जो है एक बैटरी को जोड़ेंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ होगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर क्यों जोड़ा। क्योंकि मुझे जो है ये PN जंक्शन जो यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है, उसे हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है। क्योंकि आपको पता होगा कि रिवर्स बायस में PN जंक्शन डायोड काम नहीं करता है। चलिए, अब देखते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर देखा, ये सर्किट जो हमने देख रहा है उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। मतलब कि एक ऐसा सर्किट जिसका काम बिल्कुल इसी तरह का हो। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर? दो रेसिस्टेंस थे, सॉरी दो बेस थे, बेस 2 और बेस 1। ठीक है, तो बेस 2 और बेस 1 हो गए। यहाँ पर क्या था? एक जंक्शन डायोड था, PN जंक्शन डायोड था। तो मैंने यहाँ पर PN जंक्शन डायोड ले लिया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। तो ये जो बना हमारा, ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT, यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा इस बैटरी के कारण, ठीक है, इसे अगर मैं नाम दूं तो इसे नाम दे देते हैं हम लोग VBB।
ठीक है, 2 बेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। अब देखिए जब भी करंट यहाँ से फ्लो होगा तो क्या होगा, इस रेसिस्टेंस के कारण इस वोल्टेज में कुछ ड्रॉप आएगा। ठीक है, आएगा ना, यहाँ पर कुछ ड्रॉप आएगा, यहाँ पर कुछ ड्रॉप आएगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि RB1 के कारण जो वोल्टेज में ड्रॉप आया वो होगा V1। तो V1 को हम कैसे निकालेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएंगे अगर, ठीक है, या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V1 इज इक्वल्स टू RB1, जिस रेसिस्टेंस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस जो कि था हमारा RB1 प्लस RB2, यही था, मल्टीप्लाई बाय द टोटल वोल्टेज वी अप्लाइड। हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं, बी, ये कहलाया हमारा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप का जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो RB1 बाय RB1 प्लस RB2 है, उससे हम लोग एक नाम दे देते हैं ईटा। ठीक है, ईटा मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईटा है वही कहलाता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक है, ये 2 टर्म आपको जानना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया यहाँ पर। अब देखते हैं इसके वर्किंग को। चलिए, वर्किंग को पहले मैं आपको लिखित तौर पर समझाने से पहले, मतलब जो लिखा हुआ है उसे देख कर समझाने से पहले, मैं आपको ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यूजेटी को कैसे समझोगे। यहाँ पर समझिए, हमें करंट को फ्लो करवाना है यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि बेस 1 की ओर। इसके वर्किंग को देखने से पहले, एकदम पहले आपको एक थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ये एक डायोड है। ठीक है, मुझे इस डायोड से करंट फ्लो करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तब जो है फॉरवर्ड वाइज में होगा, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जरा सा सोचिए कि मैंने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये बैटरी अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था मेरा, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी टर्मिनल पॉजिटिव है। तो अब मुझे अगर करंट फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ये वैल्यू है इस बैटरी का पावर अगर 10 है और ये अगर 5 है, तब क्या होगा, ये भी पॉजिटिव 5 है, ये भी पॉजिटिव 10 है, तब करंट फ्लो करेगा, तब ये फॉरवर्ड बाइज में होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये अगर रहता मेरा 10 के बदले, ये अगर रहता मेरा 2 और ये रहता 5, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव तो है, बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव है, तब होगा क्या, इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव होगा, तब करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, तब ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान पर रखिएगा, तो आपको इसका वर्किंग जो है बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। इसके वर्किंग को देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो इस बैटरी के कारण, बैटरी VVB के कारण यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ रहेगा पहले से। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल काम कर, इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, इस टर्मिनल का इसके कंपैरिजन में नेगेटिव होगा, तो करंट जो है रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, यानी कि डायोड वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको हम बढ़ाते हैं, ये जो वोल्टेज है। ठीक है, इस वोल्टेज को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसे हम नाम दे देते हैं वोल्टेज VE। ठीक है, एमीटर में अप्लाई करने वाला वोल्टेज हम इसे यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए VE जो है वो है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण, याद रखिएगा, इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे फॉर्म हो गया है और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो जब इससे हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम VE को बढ़ाते हैं, VE को बढ़ा दिए। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, V1 को बढ़ा करके हम बराबर कर दिए हैं उसे V1 के। ठीक है, ये V1 के बराबर कर दिए। अब क्या होगा
कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कितना का, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो बराबर हो गया तो मतलब कि कोई ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बचा ही नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा तो करंट क्या फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब हम V1 को बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं? V1 प्लस VD, यानी कि एक डायोड का जो वोल्टेज होता है, किसी भी डायोड से करंट फ्लो करवाने के लिए हमें उसका जो मिनिमम वोल्टेज होता है उसे अप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि डायोड के कारण भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। जैसे अगर सिलिकॉन का बनाया हुआ डायोड है तो उसके लिए वो जो है 0.7 वोल्ट होता है, यानी कि इतना वोल्टेज ड्रॉप वो करेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा तब? उसे मानते हैं इस डायोड के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है उससे हम लिख देते हैं VD, ठीक है, डायोड वोल्टेज। तब जब हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसे मैंने और बढ़ाया, कितना बढ़ाया? V1 प्लस VD, यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल बल रहा है उतना पॉजिटिव हमने यहाँ अप्लाई किया, प्लस इस जो डायोड का वर्किंग के लिए हमें जो चाहिए वोल्टेज वो हमने अप्लाई किया। तब क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तब क्या होगा? ये पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए ये हो गया प्लस 5 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया प्लस 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव 2 वोल्ट है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो है ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो करंट जो है ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया इसके लिए, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ध्यान दीजिएगा, करंट तो चाहेगा कि हम यहाँ पर जाएं, करंट तो चाहेगा यहाँ पर जाएं, ऊपर जाएं और यहाँ भी जाएं, मतलब बेस 2 में भी जाएं या बेस 1 में भी जाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ा हुआ था पहले से, ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, इससे जो होल्स पार होंगे मल्टे, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, कैसे? होल्स के थ्रू कर रहा है। तो होल्स को जो है वो ऊपर जाने नहीं देगा, बल्कि नीचे की ओर पुश करेगा। तो हमारा करंट जो है वो एमीटर से बेस 1 की ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ये वर्किंग कंडीशन हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पर होल्स जो है इस डायोड के, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल का होल्स इधर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस एन चैनल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे भरना शुरू कर देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो रेसिस्टेंस है वो घटना शुरू हो जाएगा और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक घटता चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब हम और वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी कि एमीटर वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो ये जो रेसिस्टेंस है फिर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करने लगेगा, यानी कि एक ओम्स लॉ को फॉलो करना लगेगा। अब इसे वर्ड में हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे आप। मैंने इसे वर्ड में पहले ही लिख लिया है, ठीक है, ताकि आपका समय व्यर्थ, इसे जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए, वर्किंग ऑफ यूजेटी। तो यूजेटी का वर्किंग कैसा है? व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एमीटर, यानी कि जब हम एमीटर में वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो जो रेसिस्टेंस होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ द चैनल इज हाई, तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, एंड द डिवाइस इज टर्न ऑफ, तब वो जो है टर्न ऑफ जैसा वर्क करेगा। अब टिल द अप्लाइड वोल्टेज इज हायर देन द ट्रिगरिंग वोल्टेज, कब तक? जब तक कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ट्रिगरिंग वोल्टेज के बराबर या उससे ज़्यादा ना हो जाए। अब देखिए, व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, यानी कि जब पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, तब क्या होगा कि जो पॉजिटिव वोल्टेज है जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एमीटर टर्मिनल में, ठीक है, एंड द बेस 2 इज मेड ऑफ पॉजिटिव विद द बेस 1, बेस 2 जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा बेस 1 के कंपैरिजन में, ड्यू टू VBB। द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप एंटर्स द एन चैनल, तब वो जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, 4 कैरियर हैं जो कि होल्स हैं इस कंडीशन पर, ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव था, पी था, ठीक है, जो पी टाइप मटेरियल था, वहाँ से होल्स जो है वो पी एन चैनल की ओर मूव करेंगे। एंड सिंस बेस 2 इज पॉजिटिव, इट गेट रिपेल्ड एंड अट्रैक्ट टुवर्ड्स बेस 1, सो द रेसिस्टेंस ऑफ द चैनल इज डिक्रीज, तब जो रेसिस्टेंस होगा चैनल का वो हो जाएगा कम। कब? अब देखिए, when PN junction diode is reverse biased, the emitter current does not flow and it is called cut off condition, ठीक है, वैसा कंडीशन को कहते हैं हम लोग कट ऑफ।
ये था उसका वर्किंग, सिंपल वर्ड था, ठीक है। अब इस वर्किंग के वर्ड को जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। आप इसे कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए, जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो ये तो हो गया 0, ये हो गया पॉजिटिव, वो कुछ भी मतलब 2 वोल्ट हमने एज एग्जाम्पल लिया है, ये 2 वोल्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में काम करता नहीं है हमारा डायोड। अब जब हम इसे अब बढ़ाते जाएंगे अब +2 वोल्ट के बराबर कर देंगे, तब क्या होगा कि तब ये पॉजिटिव +2 वोल्ट यहाँ भी होगा, +2 वोल्ट यहाँ भी होगा, तब क्या होगा कि डायोड वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों टाइप जो है पोटेंशियल बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब हम इसे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, इस डायोड के वर्किंग वोल्टेज से ज़्यादा, ठीक है। डायोड का वर्किंग वोल्टेज को हम लोग VD मान लेते हैं, ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो जब ये V1 + VD, ठीक है, के बराबर हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा, तब जो है हमारा ये +5 हो जाएगा, मतलब एज एग्जाम्पल मतलब कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बाइस जैसा काम करेगा, तो करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट जो है वो यहाँ फ्लो करेगा नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसे रिपेल करेगा नीचे की ओर, ठीक है। होल्स जो यहाँ मूव करेंगे उसे रिपेल करेंगे। अब जो होल्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि इसका जो रेसिस्टेंस है चैनल के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो रेसिस्टेंस है उसे वो कम करता शुरू कर देगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। इसके जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे कोई वोल्टेज, मैंने Y एक्सिस पर वोल्टेज लिया हुआ है और X एक्सिस पर करंट लिया हुआ है, एमीटर करंट। तो जब हम लोग का एमीटर करंट नहीं था तो मैंने यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव में ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि हम वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं, काम नहीं करेगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, हमने क्या किया, V1 के बराबर कर दिया, मतलब कि VE जो है वो बराबर है V1 का, ठीक है। तो V1 के बराबर हो गया अब यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब हम और वोल्टेज बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इस पॉइंट पर ये और बढ़ेगा, करंट फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये जो करंट, ये जो सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर मैंने करंट को इस साइड में लिया है, जब देखिए क्या था, जबकि हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे थे वोल्टेज, ठीक है, तब क्या था, ये रिवर्स बायस था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर 0 है, तो ये इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो गया, तो करंट इधर फ्लो करेगा, तो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लीकेज करंट, इसे हम लोग लिखते हैं IBO, ठीक है। लीकेज करंट का सेक्शन हो गया ये। अब वोल्टेज हम लोग बढ़ाएं, V1 के बराबर तक किए, V1 के जब तक बराबर करेंगे तब जैसे जैसे हम लोग देखिए, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, लीकेज करंट का वैल्यू कम होता चला जाएगा। लीकेज करंट इधर है तो वो कम होता जाएगा। जब VE V1 के बराबर हो जाएगा तो लीकेज करंट 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 होता है ना ग्राफ का, तो ये हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे जैसे वोल्टेज, तो इस पॉइंट तक आएगा, और क्या होगा, ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज जो है वो बराबर है हम लोग का V1 + VD का। अब हम लोग का जो काम करना शुरू होगा, जैसे जैसे ये काम करना शुरू किया डायोड, करंट फ्लो हो रहा, तो करंट फ्लो होने के साथ क्या हो रहा था, रेसिस्टेंस कम हो रहा था, तो रेसिस्टेंस कम हो रहा था, तो जिसके कारण वोल्टेज नीचे आएगा। कब तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा वैले पॉइंट, ठीक है, वैले पॉइंट, ठीक है। और ये जो अब ये जो रीजन बना, देखिए मैं इसे रीजन में भी डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो रीजन है, यहाँ पर डायोड काम नहीं कर रहा था, तो इसे हम लोग कहते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है, यानी कि डायोड जो है वर्किंग कंडीशन पे नहीं है। अब ये जो रीजन है, यहाँ से क्योंकि होल्स के कारण यहाँ पर रेसिस्टेंस कम होता जा रहा था, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, ठीक है। अब इस एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि हमारा जो डायोड है वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब कि रेसिस्टेंस घट रहा है, अब कितना घटेगा, एक पॉइंट तक घटेगा। उसके बाद जो हमारा डायोड है वो सैचुरेट हो जाएगा,
तो करंट जो है नॉर्मल वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन। ये जो रीजन होगा वो होगा सैचुरेशन रीजन। ठीक है, बहुत सिंपल था VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। ठीक है, अब इस चीज़ को आप वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। यूजीटी के वीडियो में हमें इतना ही देखना था कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो क्या होता है, इंटरबेस रेसिस्टेंस क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स को हमने इस चैनल में वीडियो में देख लिया। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।